I'll be sharing my screen with you guys. Okay. Acha, can you see the textbook PDF over here? So, okay. So let us start with the lecture now. Today we are starting with chapter number 6, that is land use. तो अगर हम land use का बात करेंगे, this is a very important chapter practically also because you'll get to understand कि what is land use, how the land is used practically in our day-to-day life, okay, and how much land is used for what purpose. तो जरा अच्छे से ध्यान देना. Okay. So if we talk about land use, Acha, just a sec. This chapter 6 is there for a lot of students. If any student does not have this chapter in this exam, so they can sit for the lecture, or they can directly join at 5:30. You have an option for that. If you want to sit for the lecture, you can sit for the lecture. If you don't have this now and next time, so you can do it then. ठीक है? तो भी बैठ जाओ. Chapter number 6, if you don't have in this exam, you'll have in the coming exams. So don't worry. आपको बैठेंगे तो आपका कुछ लॉस नहीं होने वाला है. ठीक है? Okay. Now if we talk about chapter 6, let us start with this geographical explanation. अभी यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिए आपके घर का. ठीक है? Now you may have realized that there is a fixed place for everything in your house. अभी अपने घर पे रहते हो तो आपको मालूम है कि हर चीज़ का एक फिक्स प्लेस है कि नहीं? आपको मालूम है कि आपके बेडरूम में आपका बेड कहाँ पे है, आपका वार्डरोब कहाँ पे है, आपका ड्रेसिंग टेबल कहाँ पे है, आपका टीवी कहाँ पे है, ओके, आपका फ्रिज कहाँ पे है. तो एवरीथिंग हैज अ परफेक्ट प्लेस. ओके. नाउ इफ यू डॉक अगर आप इमेजिन करेंगे. ओके, just a second, I'll just stop the annotation. Okay. सो इफ यू टॉक अबाउट लैंड यूज, तो अपने यहाँ पे कैसे, अपने घर पे कैसे है कि हर एक चीज़ के लिए एक जगह होता है, हर एक चीज़ के लिए एक स्पेस है. ठीक है? वी कीप दैट प्ले दैट ऑब्जेक्ट और दैट पर्टिकुलर थिंग एट परफेक्ट प्लेस. आप इमेजिन करेंगे अगर ये जो आपके घर पे जो सामान है या जो चीज़ें हैं वो अगर इधर उधर रखे जाएंगे तो इट विल बी हे वायर. ठीक है? आपको मूव होने के लिए तकलीफ होगा. इसके लिए आपके घर पे सब कुछ एक परफेक्ट प्लेस पे क्यों होता है? बिकॉज दैट यू कैन मूव प्रॉपरली फ्रॉम देयर. तो जैसे आपके घर पे जो स्पेस आप लोग यूटिलाइज करते हैं वैसे ही लैंड को हम लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं वो भी जानना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज लैंड इज अ रिसोर्स. ओके, नाउ रिसोर्स मतलब क्या है कि रिसोर्स मीन्स विच इज यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, दैट इज कॉल्ड एज रिसोर्स. What is resource which is useful for human being, that is called as resource. Now land is an important resource, but land का problem क्या है मालूम है बच्चा लोग कि land is limited in nature. अपने यहाँ पे ज़मीन कम है और population ज़्यादा है. तो it is very important that how you utilize the land. ठीक है? कितना अच्छे से आप ये ज़मीन या ये land use करते हो, because it is limited. तो ये चैप्टर में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं कि लैंड किस चीज़ों के लिए यूज होता है. ओके. अब अभी आप लोग दूसरा जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जो राइट हैंड साइड में वहां पे जाते हैं.
वहां पे अगर आप देखेंगे तो लैंड यूज इज द वे और पर्पस फॉर विच लैंड इन अ रीजन इज यूज्ड। ठीक है, मतलब एक रीजन में लैंड कैसे यूज करता है, किस पर्पस के लिए। अभी बहुत सारे पर्पस होते हैं, देर इज एग्रीकल्चर, देर इज इंडस्ट्रीज, देर इज ऑफिसेज, देर इज स्कूल्स, देर इज कॉलेजेस। तो आप किस पर्पस के लिए यूज करते हो, तो वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट लैंड यूज, the interaction between geographical factors and man have resulted in land use। interaction between geographical factors and man मतलब क्या है कि geographical factors, फॉर एग्जांपल मैंने बोला एग्रीकल्चर, अभी आपको क्रॉप्स ग्रो करना है, ठीक है, तो आपको फर्टाइल सॉइल चाहिए, तो आप वैसा लैंड यूज करेंगे जिसमें फर्टाइल सॉइल है। ठीक है, अगर आपको एक इंडस्ट्री सेटअप करना है तो आपको मिनरल्स चाहिए, तो आपको ऐसा लैंड यूज करना पड़ेगा जहाँ पे मिनरल्स मिलता हो। तो जोग्राफिकल फैक्टर और मैन के इंटरैक्शन के बीच में अपने को पता चला कि हाउ द लैंड इज यूज्ड। नाउ लैंड यूज अंडरगोस चेंजेस विद टाइम। मतलब कैसे कि पहले हम लोग एग्रीकल्चर के लिए यूज करते थे लैंड ज्यादातर, अभी इंडस्ट्रीज के लिए यूज करते हैं ज्यादा, अभी फ्यूचर में हम लोग ऑफिसेस के लिए ज्यादा यूज कर रहे हैं। मतलब कैसे पहले प्राइमरी ऑक्यूपेशन के लिए लैंड ज्यादा यूज होता था स्टार्टिंग में, फिर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के लिए लैंड ज्यादा यूज हो रहा है, दैट इज इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। अब टर्शरी ऑक्यूपेशन के लिए ज्यादा लैंड यूज हो रहा है, दैट इज ऑफिसेस, मॉल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस। ठीक है, ये सब चीजों के लिए ज्यादा लैंड यूज हो रहा है। तो टाइम टू टाइम क्या हो रहा है कि लैंड का यूज भी चेंज हो रहा है। पहले प्राइमरी ऑक्यूपेशन के लिए यूज होता था ज्यादा, अभी सेकेंडरी के लिए यूज हो रहा है, और अभी एट करंटली टर्शरी के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, सो चेंज्ड विद द टाइम एज मैन्स नीड हैव द यूज ऑफ लैंड फॉर डिफरेंट पर्पस। जैसे कि ह्यूमन का जो वांट्स है, जो नीड्स है ना, वो बढ़ते जाता है, और जैसे जैसे ह्यूमन का वांट्स बढ़ता है वैसे वैसे लैंड का यूज भी बढ़ता है। पहले सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए यूज होता था, अभी बहुत सारे चीजों के लिए यूज होता है। मैं अभी वो नहीं बताऊंगा, जैसे जैसे चैप्टर चलेगा वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजों के लिए लैंड यूज होता है, तब आप उसको रिलेट कर सकते हैं कि ह्यूमन के वांट्स के हिसाब से लैंड का यूसेज कैसे बढ़ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now, if you talk about mineral-rich land, now if you talk mineral land is used for mining, fertile land is used for agriculture. ठीक है, तो ये जो लैंड है, stop playing with the annotations, please. Just a second. Okay. या, तो ये होता है जैसे कि हम लोग फर्टाइल लैंड यूज करते हैं एग्रीकल्चर। आई एम सॉरी, आई वाज जस्ट स्विचिंग ऑफ द एनोटेशंस। अभी हम लोग जो लैंड यूज कर रहे हैं माइनिंग के लिए, वो एक्चुअली मिनरल बेस्ड होना चाहिए, तो ही माइनिंग कर सकते हैं। इफ इट इज फर्टाइल लैंड, विल यूज इट फॉर एग्रीकल्चर। इफ द लैंड इज गुड फॉर कमर्शियल पर्पज, विल यूज फॉर कमर्शियल। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ लैंड यूज। अभी टाइप्स ऑफ लैंड यूज में सबसे पहला पढ़ने वाले रूरल लैंड यूज। रूरल मतलब गांव में, विलेज में कौन सा लैंड यूज करते हैं। ठीक है, और लैंड किस पर्पस के लिए यूज करते हैं स्पेसिफिकली। नाउ रूरल लैंड यूज इन रूरल एरियाज, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। सबको पता है, आप लोग गाँव में जाएंगे तो खेती बाड़ी आपको बहुत दिखता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ही खेती बाड़ी होते रहता है वहाँ पे। ओके, अब जब ये ज्यादा खेती बाड़ी हो रहा है, मतलब ऑब्वियसली द लैंड इन द रूरल एरिया इज मेजरली यूज फॉर एग्रीकल्चर। agro based activities are also common in rural areas. What is agro based activity? Underline करना, agro based activity मतलब क्या है, एग्रीकल्चर रिलेटेड ऑक्यूपेशन। जैसे कि जैगरी बनाने का शुगर केन से, ठीक है, ऑयल सीड से ऑयल बनाने का, ठीक है, कॉटन से कपड़ा बनाने का। तो ये सब एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज है विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। सो अंडरलाइन ओवर देयर एग्रो बेस्ड एक्टिविटी। ओके, तो एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज
are also common in rural areas. The influences the location for the rural settlements. Hence, these settlements are located close to the agricultural areas. अभी जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है वहाँ पे ही आपको सेटलमेंट दिखेगा ना, बिकॉज इट इज ईजी फॉर द पीपल टू मूव फ्रॉम देयर हाउस टू द एग्रीकल्चरल फील्ड. तो जिधर जिधर एग्रीकल्चरल लैंड है, जिधर जिधर फर्टाइल लैंड है, आपको उसके आजू बाजू में बहुत सारे घर दिखेंगे. व्हेन यू गो टू योर नेटिव प्लेस, आप जब अपने गांव में जाएंगे तभी नोटिस करना एग्रीकल्चरल लैंड के आजू बाजू में आपका घर क्यों है, बिकॉज इट इज एक्सेसिबल, यू कैन गो टू द फील्ड, यू कैन वर्क ओवर देयर. तो रूरल सेटलमेंट्स भी आपको उसके आसपास ही दिखेंगे. रूरल सेटलमेंट, सेटलमेंट मतलब क्या, घर. आपको घर आसपास दिखेंगे. याद है आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था सेटलमेंट करके, आपको एक चैप्टर था. यस, तो रूरल सेटलमेंट आपको एग्रीकल्चरल लैंड के आसपास दिखेगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. सो it is located close to the agricultural field and forest areas. The settlements of miners are close to the mining areas. जहाँ पे मिनरल्स इजीली अवेलेबल है, जहाँ से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको आजू बाजू में जो सेटलमेंट रहेगा ना, वहाँ पे माइनर्स रहते हैं. ठीक है. वैसे ही आपको कोस्टल एरियाज में फिशरमैन मिलेगा. ठीक है, जो कोस्टल एरिया जहाँ पे फिश, आपको फिशरमैन के सेटलमेंट्स मिलेंगे सी शोर पे. ठीक है. क्यों माना, बिकॉज दे आर क्लोज टू देयर ऑक्यूपेशन. ठीक है. ऑक्यूपेशन मतलब क्या, उनको उनका जिसपे रोज का जो चलता है ना, खाना पीना, पैसा मिलता है उनको उस पे. ओके, या सो द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज मोर एंड द पॉपुलेशन इज लेस, हेंस द पॉपुलेशन इज स्पार्स. अभी कैसे ना, गांव में जाएंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा जमीन देखने को मिलता है, बड़ा बड़ा जमीन, बहुत ज्यादा स्पेस देखने को मिलता है. क्यों मालूम है, बिकॉज वहां पे जमीन ज्यादा है और पॉपुलेशन कम है. अर्बन का उल्टा है. अर्बन में क्या है, अर्बन में पॉपुलेशन ज्यादा है और जमीन कम है. इसके लिए आपको इधर ज्यादा जगह नहीं मिलता है, सब जगह लोग लोग दिखेंगे आपको. ठीक है. बट व्हेन यू गो टू योर विलेज, आपको स्पेस ज्यादा मिलता है, आपको घूमने को अच्छा मिलता है. ठीक है, यू गेट लॉट ऑफ स्पेस. बट इफ यू कम टू अर्बन एरिया, स्पेस, पॉपुलेशन ज्यादा है और जमीन कम है. ठीक है. ये उल्टा है अर्बन में, रूरल में ऐसा है. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड्स व्हिच इज यूज्ड. ठीक है, इन रूरल एरियाज, लैंड यूज. सबसे पहला देखो नीचे दिया है एरेबल लैंड. एरेबल मतलब क्या, द लैंड व्हिच इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर. ये उसका टर्म है. एरेबल लैंड मींस द लैंड व्हिच इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर. नाउ एरेबल लैंड में कैसा है, दिस लैंड इज अंडर कल्टीवेशन. नॉर्मली द लैंड इज अंडर इंडिविजुअल ओनरशिप, मतलब किसी एक फार्मर का होगा. इंडिविजुअल ओनरशिप मतलब किसी एक फार्मर का होगा. And this land can be classified as per the ownership of the land and types of agriculture. Types of agriculture मतलब there are different types of agriculture. आप अभी बोलते रहेंगे सर एग्रीकल्चर के टाइप्स क्या होते हैं, तो मैं अभी आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना. सबसे पहला टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है प्लांटेशन फार्मिंग. प्लांटेशन फार्मिंग मतलब क्या, जब आप टी ग्रो करते हो, कोकोनट ग्रो करते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लांटेशन फार्मिंग. ठीक है. दूसरा है इंटेंसिव फार्मिंग. इंटेंसिव फार्मिंग मतलब क्या है, जब भी आपके पास छोटा जमीन है और आपको ज्यादा प्रोड्यूस करना है, उसको बोलते हैं इंटेंसिव फार्मिंग. एक्सटेंसिव फार्मिंग मतलब क्या है, जब भी आपके पास जमीन ज्यादा है, सब बहुत बड़ा जमीन है और उस पर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ग्रो करते हो, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव फार्मिंग. तो ये डिफरेंट टाइप के एग्रीकल्चर है. ठीक है. तो ये एग्रीकल्चर के ऊपर भी वहां पे लैंड डिपेंड करता है. तो ये एरेबल लैंड, एरेबल लैंड का सिंपल सिंपल मीनिंग है कि द लैंड विच इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड द लैंड विच इज अंडर इंडिविजुअल ओनरशिप, मतलब कोई एक फार्मर का होगा या कोई एक जमींदार का होगा. ठीक है. अभी दूसरा जो है ना टाइप ऑफ लैंड यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फैलो लैंड. अब फैलो लैंड कैसे मालूम है क्या आपको, मैं बताता हूँ, तो ध्यान से सुनना. अभी एक फार्मर के पास है ना एक बड़ा जमीन है. ठीक है, ध्यान से सुनो. एक फार्मर के पास एक बड़ा जमीन है. अब उस बड़े जमीन पे वो एग्रीकल्चर कर रहा है कंटिन्यूसली फॉर 1 or 2 years. अब 2 साल के बाद में क्या होगा मालूम है क्या बच्चा लोग, वो लैंड का जो फर्टिलिटी है ना सॉइल का, वो चला जाएगा. बिकॉज क्या, वो कंटिन्यूस रहता नहीं है, बिकॉज आप उस पर कंटिन्यूसली एग्रीकल्चर करोगे तो उसका फर्टिलिटी निकल जाता है. अच्छा, अभी उसका फर्टिलिटी वापस आता है. अगर आप उस पर केमिकल फर्टिलाइजर्स डालोगे तो उसका फर्टिलिटी आएगा, लेकिन उसको आने के लिए भी टाइम लगेगा. उसको आने के लिए 1-2 साल लग सकता है. तो अभी मेरे को बताओ कि 2 साल फार्मर एग्रीकल्चर करेगा, फिर 2 साल वो एग्रीकल्चर नहीं करेगा, वो फार्म पे भूखा ही रहेगा. ऐसा पॉसिबल है क्या? इज इट पॉसिबल? नहीं.
तो वो क्या करता है मालूम है क्या, उसका जो बड़ा, जो उसके पास जो लैंड होता है ना, वो लैंड को है ना वो दो हिस्सों में डिवाइड करता है। सुनो इसको ध्यान से, हाँ? वो दो हिस्सों में डिवाइड करता है और वो एक ही हिस्से पे एग्रीकल्चर करता है 2 साल, दूसरे हिस्से को ऐसे ही रखता है। समझा? तो वो एक ही हिस्से पे जब एग्रीकल्चर करता है 2 साल, तो 2 साल के बाद में वो हिस्से का फर्टिलिटी चला जाता है। अब वो क्या करेगा मालूम है क्या, उस हिस्से को वैसे रखेगा और दूसरे हिस्से पे एग्रीकल्चर करेगा। ठीक है, 2 साल के लिए। और ये जो हिस्सा है जहां पे वो एग्रीकल्चर नहीं कर रहा है, उसका वो फर्टिलिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, मतलब वो ये कंटिन्यूसली ऐसा करते रहता है, एक हिस्से पे करता है, दूसरे हिस्से को 2 साल तक ऐसे ही रखता है, फिर वापस यहाँ पे आता है। तो ये जो कर रहा है ना, इसको बोलते हैं फैलो लैंड, इसको बोलते हैं फैलो लैंड। समझा? when you use the land when you divide the land into two parts and you use one land for agriculture and keep the other part as it is, once the fertility is lost of this land, you switch to another land. This type of agriculture or this type of land use is called as fallow land. ठीक है? ओके, सो मैं वापस वो पूरा पैराग्राफ पढ़ता हूँ तो आपको अच्छे से समझेगा। दिस इज अ एग्रीकल्चरल लैंड विच इज टेम्पररी नॉट Can you see the screen now? I'm sorry, there was a small internet glitch. Can you see the screen now? Can you hear my voice? Please reply on the chat. Thank you. Thank you. Okay. Sorry, there was a small internet glitch. That's why the screen went off. We'll continue. I was talking about fallow land. मैंने fallow land के बारे में क्या बोला कि a piece of land is kept for a means कैसे कि in agricultural land which temporarily is not in use in order to improve the fertility of the soil, and the farmer does not use this part of his agricultural land for 1 or 2 seasons till the fertility increases. ठीक है, तो इसको बोलते हैं फैलो लैंड, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम्स में, व्हाट इज फैलो लैंड, तो यू हैव टू राइट दिस आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज फैलो लैंड। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फॉरेस्ट लैंड। ओके, अभी फॉरेस्ट लैंड का मतलब क्या है कि द लैंड विच इज यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स नेचुरली, उसको बोलते हैं फॉरेस्ट लैंड। अ डिमार्केटेड फॉरेस्ट area is also a type of rural land use. From this area, forest products like firewood, ठीक है, फायरवुड मतलब क्या कि द, आपको पता है व्हाट इज फायरवुड? फर्स्ट ऑफ ऑल, एनीवन नोज व्हाट इज फायरवुड? यू कैन रिप्लाई मी ऑन चैट, व्हाट इज फायरवुड? अभी ये मत बोलना जो वुड को आग लगता है उसको फायरवुड बोलते हैं। ठीक है, यस, द फायरवुड मतलब क्या है कि दिस, ये जो गांव के लोग हैं ना, इनके पास है ना प्रॉपर गैस नहीं है खाना बनाने के लिए। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? दे गो टू दिस फॉरेस्ट एरिया, दे कट द ट्रीज, दे गैदर द वुड एंड दे यूज दिस वुड फॉर कुकिंग। खाना बनाने के लिए जो चूल्हा जलाते हैं ना वो लोग गाँव में, वो चूल्हे के लिए ये लकड़ियाँ यूज करते हैं और उस लकड़ियों को वो लोग फायरवुड बोलते हैं। समझा? सो फायरवुड इज यूज्ड फॉर कुकिंग इन रूरल एरियाज। ठीक है, मेजरली दे यूज ड्राई वुड, क्योंकि लकड़ी सूखा रहेगा तो ही जलेगा। ठीक है, फायरवुड है, उसके बाद में गम, बहुत सारे ट्रीज है जिसमें से गम एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड इट इज यूज्ड, नेचुरल गम बोलते हैं उसको। देन ग्रास इज यूज्ड फॉर एज अ फॉडर फॉर द एनिमल्स। जो एनिमल्स रहते हैं उन लोगों को खाने के लिए ग्रास
लगता है तो वो लोग ग्रास भी कलेक्ट करते हैं। तो फॉरेस्ट कंप्राइजेस ऑफ लार्ज ट्रीज, बुशेस, क्रीपर्स एंड ग्रास। और ये जो है ना फॉरेस्ट एरिया आपको हर गांव के आसपास मिलेगा। इफ यू हैव गॉन टू योर ओन विलेज तो आपने नोटिस किया रहेगा, एग्रीकल्चरल लैंड तो है बट आजू बाजू में थोड़े बहुत सारे फॉरेस्ट भी है, जिस जंगल भी होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत जमीन जंगल के लिए भी रखा जाता है। ठीक है। फॉरेस्ट लैंड के बाद में आता है ग्रास लैंड और पैस्चर लैंड। अब ग्रास लैंड और पैस्चर लैंड मतलब क्या है, द लैंड इज अंडर द ओनरशिप ऑफ द विलेज पंचायत। मतलब ये किसी के इंडिविजुअल ओनरशिप में नहीं है, ये ग्राम पंचायत, गांव में ग्राम पंचायत होता है, सिटी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। तो गांव में ग्राम पंचायत जो है ना, तो ग्राम पंचायत के हाथ में ये होता है। ठीक है। अब ये ग्रासलैंड किसके लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स को चरने के लिए ये जमीन होता है। चरने बोलेगा तो दे फीड ऑन दिस ग्रास। ठीक है। ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स है ना, काउ, बफेलोज, शीप्स, इन लोगों को कैसे है ना, गोट्स, ये लोग ये ग्रास खाते हैं, क्योंकि ये लोग ये ग्रास खाएंगे देन ओनली दे विल प्रोवाइड यू मिल्क। तो कुछ लैंड है ना ये एनिमल्स के लिए रखा रहता है। ठीक है। जहाँ पे एनिमल्स ग्रेज करते हैं, इसको पैस्चर लैंड बोलते हैं। यहाँ पे ग्रासेस होंगे एंड यू विल सी एनिमल्स फीडिंग ऑन दिस ग्रास। ठीक है। तो ये हिस्सा एग्रीकल्चर के लिए नहीं यूज करता है स्ट्रिक्टली, ये हिस्से ज्यादातर एनिमल्स के लिए रखा जाता है। ठीक है। फॉर देम टू फीड ऑन द ग्रास, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पैस्चर लैंड। ठीक है। तो हमने रूरल लैंड यूज में चार टाइप के लैंड पढ़े। फर्स्ट वाला था एरेबल लैंड, दूसरा वाला था फैलो लैंड, तीसरा वाला था फॉरेस्ट लैंड और फोर्थ वाला था ग्रास लैंड। सो दिस आर द फोर टाइप्स ऑफ लैंड मेजरली यूज इन रूरल एरियाज। इसमें से फैलो लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ना है, बाकी सब इजी है। ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं अर्बन लैंड यूज में। इफ यू टॉक अबाउट अर्बन लैंड यूज, अभी अर्बन एरियाज में लैंड किस किस पर्पस के लिए यूज करते हैं वो भी देखते हैं। ठीक है। Yeah. So if you talk about urban land use, there has been an increase in urban settlements in the 20th century। मतलब वो लोग ये बोल रहे हैं इनडायरेक्टली कि 20th सेंचुरी में अर्बन सिटीज, अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है अपने यहाँ पे। ठीक है। Now, if you talk about urban areas, land is used for different purposes and it is necessary to make maximum use of land। मैंने बोला land is limited in nature, तो आप land को waste नहीं कर सकते, स्पेशली urban areas में। तो आपको लैंड अच्छे से यूज करना है, स्पेशली अर्बन एरियाज में। ठीक है। इन अर्बन एरियाज विद रेफरेंस टू पॉपुलेशन द लैंड इज लिमिटेड। मैंने बोला था ना उल्टा है रूरल एरिया का। रूरल एरिया में जमीन ज्यादा, पॉपुलेशन कम, और अर्बन एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा, जमीन कम। ठीक है। Therefore, the distribution of population is dense. Dense बोलेगा तो बहुत ज्यादा। Urban land use can be classified in the following। सबसे पहला है commercial land use। Commercial का मतलब है this land is only used for commercial purpose। मतलब यहाँ पे सिर्फ ऑफिसेस होंगे, ऑफिसेस, यहाँ पे घर नहीं रहेगा। ठीक है। सम पार्ट्स ऑफ सिटीज आर ओनली यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस। मतलब आप वहां पे जाओगे तो आपको सिर्फ बड़े बड़े कंपनीज के ऑफिसेज देखेंगे। आपने बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स सुना है, बीकेसी? हैव यू हर्ड अबाउट बीकेसी? इफ यू हैव हर्ड अबाउट बीकेसी प्लीज रिप्लाई। आपने सुना है? हाँ, तो बीकेसी में आप जाओगे ना, तो बीकेसी इज अ कमर्शियल एरिया। वहां पे आपको सिर्फ ऑफिसेज दिखेंगे, वहां पे आपको बिल्डिंग्स नहीं दिखेंगे जहाँ पे लोग रह रहे हैं। ठीक है। दैट इज रेसिडेंशियल। आपको सिर्फ कमर्शियल ऑफिसेज दिखेंगे। उस टाइप के लैंड को बोलते हैं कमर्शियल लैंड यूज। ठीक है। सो वंस यू गो देयर बीकेसी, या तो इट इज कमर्शियल लैंड यूज। Now commercial land use, अगर some parts of the cities are used for commercial purpose, in these areas there are mainly shops, banks एंड ऑफिसेस। अब आपको बैंक्स दिखेंगे, बड़े बड़े कंपनीज के ऑफिसेस दिखेंगे, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज के दिखेंगे। और इस एरिया का नाम भी, इसको बोलते हैं सीबीडी। सीबीडी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट।
तो ऐसे जगहों को क्या बोलते हैं? सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है क्या? तो ये होता है कमर्शियल लैंड यूज, और ये होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर ये कमर्शियल लैंड यूज नहीं होगा तो लोगों को काम नहीं मिलेगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जो होता है, लोगों को जो काम मिलता है बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज इतने बड़े बड़े अगर कमर्शियल ऑफिसेज होंगे तभी तो जाके काम मिलेगा। ठीक है, तो ये होना बहुत ज़रूरी है, और अर्बन एरिया में आपको मिलेगा ये। आपको बीकेसी मिलेगा, आप बेलापुर जाएंगे न्यू बॉम्बे में तो वहाँ पे भी है। बेलापुर को पहले सीबीडी बेलापुर बोलते थे, बिकॉज वहाँ पे सब बिजनेस ऑफिसेस हुआ करते थे, अभी थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, बट इफ यू गो टू बीकेसी, बीकेसी इज अ प्रॉपर कमर्शियल एरिया। ठीक है, तो देर आर सर्टन स्पेसिस इन अर्बन विच इज यूज फॉर कमर्शियल। अब आते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज रेसिडेंशियल। अब रेसिडेंशियल मतलब क्या है? आपको इससे पता चल रहा है कि ये जो लैंड है ये सिर्फ रेसिडेंस के लिए यूज करते हैं, मतलब यहाँ पर सिर्फ बिल्डिंग्स बनते हैं जहाँ पे सिर्फ लोग रहते हैं। यहाँ पे कोई कमर्शियल नहीं है, यहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसेज नहीं है, यहाँ पे बड़े बड़े बैंक्स नहीं है, ये पूरा रेसिडेंशियल एरिया है। ठीक है, और ये सिंपल है, आप जहाँ पे रहते हैं ये मेजरली रेसिडेंशियल ही होता है। आपको छोटे मोटे जनरल स्टोर्स मिलेंगे बट बड़े बड़े ऑफिसेज नहीं मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो द लैंड विच इज यूज फॉर houses, that is settlements, is called as residential area। और इसका जो परसेंटेज hence the main land used is for residential purposes. In this areas houses and residential buildings are included, and since population is more in the urban areas, residential land has increased। मैंने बोला ना कि अभी बहुत सारे जहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्रीज हुआ करते थे ना इनिशियली, उस फैक्ट्रीज को बंद करके वहाँ पे तोड़ के बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए। अगर मैं एग्जांपल लूँ, इफ यू गो टू मुलुंड, तो मुलुंड वाज अ कमर्शियल एरिया, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज थे। इफ यू गो टू अंधेरी, तो 20-25 साल पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बड़े बड़े फैक्ट्रीज हुआ करते थे। अभी वो फैक्ट्रीज बंद करके वहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े बिल्डिंग्स खड़े किए। ठीक है, क्यों? बिकॉज द पॉपुलेशन वॉज इंक्रीजिंग, तो अपने को रेसिडेंस का ज्यादा जरूरत था। ओके, इज माई वॉइस क्लियर? एवरीवन कैन हियर प्रॉपर्ली? कैन यू रिप्लाई? इज माई वॉइस क्लियर? ओके, जिसको आवाज बराबर नहीं आ रहा है, आई थिंक सो दे हैव एन इंटरनेट इशू, सो प्लीज लॉग आउट एंड लॉग इन बैक। ओके, okay, next one is after residential land, next one is transport land use. Now in urban areas, transportation facilities are important for the movements of goods, है कि नहीं? एंड पीपल, आपको अगर किसी जगह पे जाना है तो आपको ट्रांसपोर्ट से ही जाना पड़ेगा, आइदर बाय रेलवेज, आइदर बाय रोडवेज। ठीक है, और आइदर बाय एयरवेज इफ यू आर गोइंग फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस। नाउ for this purpose, different type of transportation facilities are found in the cities like public bus stops, railway lines, metros, monorails, commercial vehicles। तो इसके लिए आपको लैंड रखना पड़ेगा ना। रोड पे अगर आपको जाना है तो रोड के लिए भी आपको लैंड रखना पड़ेगा। रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए आपको लैंड रखना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन बनाने के लिए आपको लैंड रखना पड़ेगा। बस स्टॉप्स बनाने के लिए आपको लैंड रखना पड़ेगा। बस डिपो बनाने के लिए आपको लैंड रखना पड़ेगा। तो ये पर्पस के लिए जो लैंड यूज करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन लैंड यूज। ठीक है, मोनोरेल मतलब आपने देखा रहेगा चेंबूर से वडाला जाता है। आपने नोटिस किया रहेगा, इफ देयर एनी स्टूडेंट हु स्टेइंग इन चेंबूर, दे नो व्हाट इज अ मोनोरेल। मोनोरेल मतलब कैसा है ना कि उसका नाम क्यों दिया, बिकॉज वो सिंगल ट्रैक पे चलता है और वो एलिवेटेड रहता है, मतलब ऐसा ब्रिज के ऊपर से ऐसा चलता है। ठीक है, so it's there from Chembur to Vadala. We have only one monorail in our city, that is from Chembur to Vadala। ठीक है, वो इतना चला नहीं। मोनोरेल was a flop in our city। या चेंबूर में है। हाँ, मेट्रो इज डिफरेंट, मोनोरेल इज डिफरेंट। मेट्रो, मेट्रो तो आपको मालूम है, देयर इज मेट्रो फ्रॉम घाटकोपर टू अंधेरी। ओके, मेट्रो कैसा है कि इट इज बेनिफिशियल। वाई? बिकॉज जो अपना रोड ट्रांसपोर्ट है, जो अपने को ट्रैफिक लगता है या जो अपना टाइम कंज्यूम होता है, वो अभी कम हो गया बिकॉज ऑफ मेट्रो। ओके, तो मेट्रो कैसा है, यू कैन गो फ्रॉम घाटकोपर टू अंधेरी इजीली।
पहले कैसे आपको घाटकोपर से अंधेरी जाना तो आपको रिक्शा करके जाना या आपको कोई कमर्शियल व्हीकल लेके जाना पड़ता था, एंड इट वाज लाइक टाइम कंज्यूमिंग. बट नाउ वी हैव मेट्रोज, एंड मेट्रोज आर द फ्यूचर ऑफ अ सिटी, बिकॉज आपने देखा रहेगा हर जगह मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है. ओके. तो मेट्रो ट्रेन कैसा है कि नाउ इट इज अ नीड फॉर द डे. ओके. या चलो आगे बढ़ते हैं. ये है द लैंड विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग रेलवे लाइंस, फॉर मेकिंग बस स्टॉप्स, फॉर मेकिंग रोड्स आर कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट लैंड यूज. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन इज पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज. पब्लिक यूटिलिटी एरिया, इसका मतलब क्या है कि फॉर द वेरियस नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन सम सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज लोकल गवर्नमेंट, आपका जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और state government, okay, or central government, okay. The area under this services comes in the category that is hospitals. हॉस्पिटल्स के लिए भी रखना है, बिकॉज हॉस्पिटल जरूरत है, पब्लिक लोग को चाहिए, ठीक है, पॉपुलेशन के लिए चाहिए, इट इज अ बेसिक नीड. और पोस्ट ऑफिस के लिए भी लैंड आपको रखना है, पुलिस स्टेशन के लिए आपको लैंड रखना है, पुलिस ग्राउंड्स के लिए रखना है, स्कूल्स के लिए रखना है, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज के लिए रखना है. ये चीज़ों के लिए रखना है बिकॉज दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द पॉपुलेशन. ठीक है. फॉर द प्रोटेक्शन एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन यू रिक्वायर दिस फैसिलिटीज. और ये फैसिलिटीज अगर आपको एरिया में चाहिए तो इसके लिए भी लैंड रखना पड़ेगा. ठीक है. इसके लिए कॉलेजेस स्कूल्स के लिए भी एक लैंड वो लोग अलॉट करते हैं. गवर्नमेंट क्या करता है, कुछ हिस्सा अर्बन एरिया का कॉलेजेस और स्कूल्स के लिए रखता है. ठीक है. कुछ हिस्सा हॉस्पिटल्स और पुलिस स्टेशंस के लिए रखता है. ठीक है. ये प्लानिंग जब करते हैं ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो लोकल गवर्नमेंट है, एक टाउन का प्लानिंग करते हैं ना, तो वो प्लानिंग में पहले से डिसाइड किया जाता है कि क्या क्या चीज़ कहाँ पे होगा. ठीक है. तो किधर हॉस्पिटल्स बन सकते हैं, किधर स्कूल्स बन सकते हैं, किधर कॉलेजेस बन सकते हैं, ये पहले से डिसाइड किया जाता है. ओके. चलो. तो ये था पब्लिक यूटिलिटी एरिया. अब आते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज रिक्रिएशनल लैंड यूज. अब अभी अर्बन एरिया में आपने घर बनाया, ऑफिस बनाया, अपने हॉस्पिटल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, पुलिस स्टेशन बनाया. ठीक है. अब कुछ कुछ लैंड है ना आपके एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज करते हैं, उस टाइप के लैंड को बोलते हैं रिक्रिएशनल लैंड यूज. आपने सुना रहेगा इमेजिका. हाँ, सबने सुना रहेगा ना इमेजिका. बहुत टाइम हो गया कोई गया नहीं वहाँ पे. ठीक है. इमेजिका, एसएल वर्ल्ड, एक्वा मैजिका, ये जो प्लेसेस है ना इसको बोलते हैं रिक्रिएशनल पार्क, जहाँ पे आप एंटरटेन होने के लिए जाते हो. तो ये चीज़ों के लिए जो लैंड रखते हैं उसको बोलते हैं रिक्रिएशनल लैंड यूज. ठीक है. इन सिटीज some areas have to be specially reserved for entertainment of the population. The use of such space is mainly for field, gardens, swimming pools, theaters and water parks. ठीक है. इसके लिए इसको बोलते हैं रिक्रिएशनल लैंड यूज. बट याद रखना कि रिक्रिएशनल लैंड यूज पहले नहीं यूज करते हैं, पहले ही नहीं बनाते हैं, बिकॉज सबसे पहले अपना बेसिक नीड्स फुलफिल करते हैं. तो पहले घर के बारे में सोचेंगे, फिर ऑफिस के बारे में सोचेंगे, फिर हॉस्पिटल्स के बारे में सोचेंगे, स्कूल्स और कॉलेजेस के बारे में सोचेंगे. उसके बाद में अगर कुछ लैंड बचा तब वो लोग रिक्रिएशनल के लिए यूज करते हैं. ये प्रायोरिटी नहीं है. प्रायोरिटी क्या है, हाउसेस, ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशन, ये सब ज़्यादा प्रायोरिटी है. उसके बाद में जो लैंड बचता है ना फिर इसके लिए यूज़ करते हैं. अभी लास्ट वाला जो है यहाँ पे वो है मिक्स लैंड यूज. इन सम एरियाज वी फाइंड ऑल दिस यूजेस टुगेदर, सच एरियाज सेड टू बी मिक्स्ड लैंड यूज. ओके. आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं. हैव यू हर्ड अबाउट हीरानंदानी मेडोज, सॉरी, पवई वाला जो हीरानंदानी है, आपने सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट हीरानंदानी पवई? अभी आप वो हीरानंदानी में अगर आप जाओगे तो आपको वहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया भी मिलेगा, कमर्शियल एरिया भी मिलेगा, रिक्रिएशनल एरिया भी मिलेगा, और आपको पब्लिक यूटिलिटी वाला एरिया भी मिलेगा. समझा? मतलब सब कुछ अगर एक ही जगह पे होता है ना तो उसको बोलते हैं मिक्स लैंड यूज. समझा? मतलब उधर ही ऑफिस, उधर ही घर, वहाँ पे हॉस्पिटल्स, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स, वहाँ पे ही सब कुछ. ठीक है. तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है हिरानंदानी का. वैसे बहुत सारे एरिया में यू विल फाइंड इन अंधेरी, यू विल फाइंड इन मुलुंड, बहुत सारी जगह पे ऐसा है, टाउनशिप है. ठीक है.
तो इसको बोलते हैं मिक्स लैंड यूज। ओके, तो ये थे टाइप्स ऑफ अर्बन लैंड यूज। अर्बन लैंड यूज में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहला वाला पढ़ा हमने कमर्शियल, फिर पढ़ा ट्रांसपोर्ट, फिर पढ़ा रेसिडेंशियल, फिर पढ़ा पब्लिक यूटिलिटी, फिर पढ़ा रिक्रिएशनल और लास्ट में पढ़ा मिक्स्ड। ठीक है, तो इफ यू सी अर्बन में लैंड इज यूज्ड फॉर लॉट ऑफ पर्पसेस, और यहाँ पे लैंड वेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको जमीन ऐसा खाली पड़ा हुआ नहीं दिखेगा ज्यादातर। ठीक है, बिकॉज पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि यू कैन नॉट कीप द लैंड एज इट इज, विल यूज द लैंड फॉर एनी पर्पज, आइदर स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, ये सब चीजों के लिए यूज होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ रूरल सेटलमेंट स्टार्ट आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स, मतलब अर्बन एरिया जहाँ पे खत्म होता है उसके थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको रूरल सेटलमेंट्स दिखेगा। बट द इंटरमीडिएट एरिया इन बिटवीन इज कॉल्ड एज ट्रांजिशनल एरिया। ट्रांजिशनल मतलब क्या है? जब चेंज होता है स्लोली। आपने कभी नोटिस किया है व्हेन यू ट्रैवल बाय कार, व्हेन यू गोइंग फ्रॉम योर व्हेन यू गोइंग फ्रॉम सिटी टू योर विलेज, ठीक है, आप एग्जांपल दे रहे हो, जब अपने सिटी से आप जब विलेज जाते हो गाड़ी में, तो आपको बड़े बड़े बिल्डिंग दिखते हैं ना सिटी में, फिर अचानक आपको क्या छोटे छोटे घर दिखते हैं रूरल एरिया के? नहीं ना, बीच में आपको थोड़ा सा ऐसा चेंज दिखेगा जहाँ पे आपको थोड़े थोड़े बड़े बड़े बिल्डिंग दिखेंगे, फिर बाद में थोड़े थोड़े छोटे बिल्डिंग दिखेंगे, फिर बाद में आपको छोटे छोटे घर दिखेंगे गाँव के। तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल मतलब क्या है? जब चेंज स्लोली हो रहा है, एब्रप्टली नहीं हो रहा है, समझा? तो रूरल और अर्बन के बीच में जो आपको दिख रहा है वो चेंज, उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल चेंज। ठीक है, सो ट्रांजिशनल एरिया, इन दिस एरिया देर इज अ ब्लेंड ऑफ रूरल एंड अर्बन, मतलब जो बीच में आपको वो चेंज दिख रहा है ना, वहां पे आपको थोड़ा रूरल भी दिखेगा और थोड़ा अर्बन भी दिखेगा, मतलब आपको छोटे छोटे घर भी दिखेंगे, थोड़े बड़े बड़े बिल्डिंग भी दिखेंगे। नेक्स्ट टाइम आप नोटिस करना व्हेन यू ट्रैवलिंग बाय रोड और कार, तो आप देखो वहां पे आपको बीच में ना फटाक से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गांव चालू हो गया, बीच में एक थोड़ा सा चेंज दिखेगा जहाँ पे आपको छोटे घर भी दिख रहे हैं और थोड़ा बड़ा बिल्डिंग भी दिख रहा है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एरिया। ठीक है, and in this zone cultural activities are also of mixed type। Over time this area is converted to urban area and this region becomes suburbs, इसको हम लोग suburbs बोलते हैं। suburbs का एग्जांपल है बांद्रा, भांडुप एक्सेट्रा आर कॉल्ड एज suburbs। ठीक है, तो बांद्रा इज अ suburb एरिया। ठीक है, इट इज नॉट अ प्रॉपर अर्बन एरिया, एक होता है अर्बन, एक होता है सबर्बन, तो बांद्रा इज अ सबर्बन एरिया। ठीक है, तो ये था लैंड यूज के बारे में। अब आते हैं प्लैन्ड सिटीज के बारे में। ठीक है, अब अर्बन एरिया तो होना चाहिए, बट अर्बन एरिया प्लैन्ड होना चाहिए कि नहीं? आप एग्री करते हो? यस और नॉट? ठीक है, प्लान तो होना चाहिए। ओके, नाउ आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 17th सेंचुरी में हुआ था, urbanization occurred on a large scale because इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हो गया, बहुत सारे इंडस्ट्रीज आए तो बहुत सारे लोगों को काम मिला, और कैसे है कि धीरे धीरे कैसे है कि अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने को चालू हो गया। तो उससे क्या हुआ कि जो गांव थे वो धीरे धीरे अर्बन एरियाज में चेंज होने को चालू हो गया। अर्बनाइजेशन मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूरल एरियाज इनटू अर्बन एरियाज occurred on a large scale throughout the world, and since the urban location was not well planned, cities began to grow in a haphazard manner। haphazard manner मतलब क्या है कि एकदम बुरी तरीके से ग्रो होने चालू होगा। जैसे अपना मुंबई है, मैं आपको मुंबई का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ? इफ यू गो टू मुंबई, मुंबई इज नॉट अ प्लान्ड सिटी। मुंबई इज अ अर्बन सिटी, इट इज अ डेवलप्ड सिटी, बट नॉट अ प्लान्ड सिटी। प्लान्ड मतलब क्या है मेरे को आप बताओ? व्हेन यू गो टू एनी रेलवे स्टेशन, डू यू गेट कार पार्किंग इजीली? आप ही मेरे को बताओ, चलो रिप्लाई करो यस और नो, मैं देखता हूं आपका कितना एक्सपीरियंस है। आपको कार पार्किंग मिलता है जब आप स्टेशन जाते हो या कहीं भी जगह पे जाओगे तो आपको इजीली मिलता है कार पार्किंग? नहीं। क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज मुंबई जब डेवलप हो रहा था ना, तो अच्छे से प्लान नहीं किया था। ठीक है, अगर प्लान किया होता पहले से, प्लान मतलब क्या है कि आप फ्यूचर के बारे में 5 साल के बाद में क्या होगा ना, उसके बारे में प्लानिंग करके आप जब करते हो ना, तभी उसको बोलते हैं प्लान सिटी। ठीक है, सो yeah, Nanded city is a planned city. If you go to Navi Mumbai, New Bombay is a planned city.
If you go over there, if you go to the stations over there, you will see a huge area for parking, a huge area for parking. ठीक है, क्यों मालूम है? बिकॉज वहां पर का जो लोकल गवर्नमेंट था ना, उसने प्लान किया, उसने सोचा फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर में जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तभी अपने को ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. तो न्यू बॉम्बे इज अ प्लान्ड सिटी. बॉम्बे इज नॉट अ प्लान्ड सिटी. ठीक है, बॉम्बे इज जस्ट डेवलप्ड सिटी. इसके लिए बॉम्बे में सब हैपेजार्ड है. आपको स्लम्स दिखते हैं, रोड पे ट्रैफिक दिखता है. ठीक है, और आपको पार्किंग का तो आपको नहीं के बराबर है. ठीक है, आपका जो सीवेज है, आपने देखा रहेगा मुंबई सिटी में जब बहुत जोर का बारिश होता है तो पानी भरता है, बिकॉज उसका जो सीवेज है, उसका जो पाइपलाइन है, वो प्रॉपरली प्लान नहीं किया है. ठीक है, तो ये सब चीज़ क्यों हो रहा है? बिकॉज मुंबई इज डेवलप्ड इन अ हैपेजार्ड मैनर. ओके, now because of employment opportunities, there is a large scale of migration मतलब क्या है? People come from different villages and districts to Mumbai in search of job. उसको बोलते हैं माइग्रेशन. ठीक है, इससे भी अपने सिटी का पॉपुलेशन बढ़ रहा है. हाँ? अपने तो लोग है ही, बट बाकी गांव से, बाकी डिस्ट्रिक्ट से, बाकी स्टेट से बहुत सारे लोग मुंबई में आ रहे हैं काम करने के लिए. ठीक है. Yeah. As a result, the availability of land is always a serious problem in cities. इसके लिए आपने देखा रहेगा घर का जो प्राइस है, लैंड का जो प्राइस है या हाउस का जो प्राइस है, इतना महंगा क्यों है मुंबई में? यही रीजन है, बिकॉज द पॉपुलेशन इज मोर एंड द लैंड इज लेस. तो डिमांड ज्यादा है, इसके लिए घर के जो प्राइसेस है बहुत ज्यादा हो जाते हैं. ठीक है. A serious problem in cities, a lot of diversity is visible in the land use of cities. Limited land, varied land use and बर्जनिंग सिटीज मतलब क्या है? जो सिटीज बढ़ रहा है. ठीक है, मतलब एकदम एक्सप्लोड जैसा हो रहा है, उसको बर्जनिंग सिटीज बोलते हैं. रिजल्टेड इन द थॉट ऑफ हैविंग अ प्लान्ड सिटी फॉर द फ्यूचर. मतलब अभी जो फ्यूचर में जो अर्बन में ट्रांसफॉर्म होंगे ना अपने यहाँ पे, तो वो प्लान होके आएंगे. जैसे कि नांदेड़, चंडीगढ़, ये सब अभी प्लान्ड सिटीज बन के आएंगे. ठीक है. So, in the thought of having a planned cities for the future, even before a city grows, its land is predetermined and planned layout is prepared. मतलब कैसे है कि अगर एक एरिया कल को अर्बन में कन्वर्ट होगा, अर्बन सिटी में कन्वर्ट होगा, तो उसका जो लेआउट है पहले से ही प्लान करके रखा जाएगा कि क्या चीज़ किधर होगा. ठीक है, किस चीज़ों के लिए कितना लैंड यूज होगा, पहले से ही प्लान करके रखेंगे. एंड दैट इज बेटर. आपको फ्यूचर के बारे में सोच के आपको प्लानिंग करना है, अभी के बारे में नहीं. ठीक है. सो अकॉर्डिंगली द सिटीज आर डेवलप्ड. सिंगापुर, सियोल, दैट इज इन साउथ कोरिया, जूरिक, स्विट्जरलैंड. स्विच ऑफ ए कैमरा, अनिकेत. Yeah. Then Washington DC in USA, Brasilia in Brazil, Chandigarh, Bhubaneswar in India are an example of a planned city. ठीक है, प्लान सिटी बोलेगा तो बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ सिटीज है ये. ठीक है, यहाँ पे आपको हैपेजार्ड, केओस नहीं दिखेगा. ठीक है, और फ्यूचर में हमको ऐसी सिटीज बनाने हैं. ओके, या न्यूयॉर्क कैन बी अ एग्जांपल ऑफ प्लान सिटी. देयर आर मेनी सिटीज, इन्होंने सिर्फ छोटे छोटे नाम दे दिए हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये जो ग्राफ है ये हम लोग बाद में करेंगे, जस्ट एन एक्टिविटी है, मेरे ख्याल से ये नहीं है आपको. हम लोग ये जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पे आते हैं. अभी ये ना मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में. अभी गांव में जो जमीन होता है ना, अगर आपको गांव में जो जमीन खरीदना है, ठीक है, इफ यू वांट टू बाय अ लैंड इन अ विलेज, तो वो खरीदने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखना पड़ता है. अभी फॉर एग्जांपल अगर आप एक गांव में एक जमीन खरीद रहे हो, ठीक है, वो ओनर बोलता है कि ये मेरा जमीन है. ओके, अब आपने जब जमीन खरीदा, उसको पैसा दिया, और पैसा देने के बाद में वो बोलता है कि ये जमीन, कोई और आके बोलेगा कि ये जमीन मेरा है, तो आपके पास क्या प्रूफ है कि ये जमीन आपने खरीदा है? या आपको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जमीन सच में उसका है क्या नहीं? ठीक है, तो वो जमीन उसका है क्या नहीं, एक डॉक्यूमेंट प्रूव करता है. उस डॉक्यूमेंट का नाम है 7/12 एक्सट्रैक्ट. कैन यू सी दैट इन द स्क्रीन? 7/12 एक्सट्रैक्ट. इसको मराठी में 7/12 उतारा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? 7/12 उतारा.
ओके, सो ये जो 7/12 उतारा जो रहता है ना, इट इज यूज्ड टू बाय द लैंड और टू प्रूव दैट यू आर द ओनर ऑफ द लैंड। वापस मैं बोल रहा हूँ, 7/12 एक्सट्रैक्ट इज अ डॉक्यूमेंट विच इज यूज टू बाय अ लैंड। मतलब अगर लैंड खरीदना है तो ये डॉक्यूमेंट आपके नाम पे होना चाहिए खरीदने के बाद। अगर खरीदने के बाद में ये डॉक्यूमेंट आपके नाम पे नहीं रहेगा, मतलब आपके नाम पे जमीन नहीं है। इसके लिए जो ये बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं जो बिल्डिंग बनाते हैं ना, व्हेन दे बाय द लैंड इन विलेज, दे चेक द डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट में अगर वो नाम उसका नहीं है, मतलब वो जमीन उसके नाम पे नहीं है। और ये डॉक्यूमेंट कैसे है, इट इज प्रोवाइडेड बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आप खुद से नहीं बना सकते, ये वो डिपार्टमेंट देता है। यू कैन गो टू दिस ऑफिस, वो ऑफिस में जाके आपको एक 100 या 200 रुपया देना पड़ता है, तो वो आपको ये डॉक्यूमेंट देता है। तो आप चेक कर सकते हो कि जमीन जेन्युइनली उसके नाम पे है क्या नहीं। ठीक है, ओके। तो ये था 7/12 एक्सट्रैक्ट। इसका जो फॉर्मेट है, अगर आप ये देखेंगे, कैन यू सी द फॉर्मेट ओवर हियर। ये फॉर्मेट में आपको देखो बीच में सब लोगों के नाम लिखे जिसके नाम पे वो जमीन है। ठीक है, मतलब ये 7/12 एक्सट्रैक्ट में कैसा है ना कि अगर नया ओनर आया ना वो जमीन का, तो उसका नाम दिखेगा आपको। इफ यू लूज द डॉक्यूमेंट, दिस डॉक्यूमेंट का एक कॉपी है ना ऑफिस में भी होता है, उधर का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो ऑफिस है ना, या ग्राम पंचायत का ऑफिस है ना, वहाँ पे होता है। ठीक है, तो अगर आपने वो आपके हाथ से लूज भी हो गया, मिसप्लेस भी हो गया, तो वहाँ पे आप वापस लेके आ सकते हैं। आपको कुछ पैसा देना पड़ता है, देन यू कैन ब्रिंग इट। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट है, दिस इज अ सैंपल डॉक्यूमेंट, इसको बोलते हैं 7/12 उतारा। ये आपके पास रहेगा तो आप वो जमीन के ओनर है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है और ये डॉक्यूमेंट में आपका नाम नहीं है, देन यू आर नॉट द ओनर ऑफ दैट लैंड। ठीक है, तो जो खरीदना और बेचना होता है लैंड का, ये डॉक्यूमेंट पे होता है। गांव में, आप शहर में नहीं, सिर्फ विलेज में होता है, याद रखना। विलेज में जब आप लैंड खरीदोगे तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, 7/12 एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट था। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो, हाउ इज द 7/12 एक्सट्रैक्ट रेड। तो वो मैं पढ़ रहा हूँ, वो ध्यान से सुन लेना। ऑक्यूपेंट क्लास 1 मीन्स द लैंड ओवर विच ओनरशिप राइट आर अवेलेबल थ्रू जनरेशंस। मतलब कि मेरा जमीन है, कल को मेरा जमीन मेरे बेटे को जाएगा। ठीक है, फिर वो जमीन मेरे बेटे के बेटे को जाएगा, इसको बोलते हैं जनरेशंस। तो एक ऐसे टाइप का भी जमीन होता है। ठीक है, जो जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। दिस इज कॉल्ड एज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पूर्वजों का प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये एक फर्स्ट टाइप का है, दैट इज ऑक्यूपेंट क्लास 1। ऑक्यूपेंट क्लास 2 मतलब क्या है, मींस द लैंड गिवन बाय द गवर्नमेंट टू मार्जिनल फार्मर्स। अभी जो है ना, ये लैंडलेस फार्मर्स होते हैं ना, जिनके पास खुद का जमीन नहीं होता है, दूसरों के जमीन पे काम करते हैं, इसको बोलते हैं लैंडलेस पीपल। तो ऐसे लोगों को उनका इनकम बढ़ना चाहिए, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए ना, तो गवर्नमेंट क्या करता है ना, उनको ये जमीन देता है। ठीक है, मतलब उनके नाम पे ये जमीन उनको देते हैं। ओके, अब इसमें क्या है ये देखते हैं। लैंडलेस पीपल, सच लैंड्स कैन बी सोल्ड, लीज्ड, लीज्ड बोलेगा तो रेंट पे दे सकते हैं, लीज्ड बोलेगा तो रेंट पे, pledged, given as charity or transferred only with the sanction of district collector। मतलब अगर सपोज मैं एक लैंडलेस लेबरर है, मेरे को गवर्नमेंट ने एक जमीन दिया है, अब मुझे वो जमीन है ना, मुझे किसी को बेचना है या किसी को लीज पे देना है, तो मैं अकेला डिसीजन नहीं ले सकता हूँ। मुझे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का सैंक्शन लेटर लगेगा कि मैं ये जमीन बेच सकता हूँ क्या नहीं। अगर वो सैंक्शन लेटर दिया तो ही मैं बेच सकता हूँ। ये है ऑक्यूपेंट क्लास 2। ठीक है, समझा। ऑक्यूपेंट क्लास 1 में क्या है, द लैंड इज पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जिसको बोलते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ऑक्यूपेंट क्लास 2 में हम लोग ने क्या पढ़ा कि द लैंड which is given by the government to the landless people, they can sell the land, lease the land only after the sanction given by the district collector। ठीक है, तो ये था रूरल, दैट इज 7/12 एक्सट्रैक्ट। अच्छा, नेक्स्ट वन इज बिलो दैट अंडर assessment,
द अमाउंट ऑफ टैक्स लिविड, लिविड मतलब क्या है, छूट, मतलब टैक्स नहीं भरना है, टैक्स लिविड ऑन द लैंड इज गिवन इन रुपीज एंड पैसे. In other rights, the name of other joint holders are included, and this also shows the status of loan taken for the agricultural land, whether they have been repaid or not. अभी आप जब जमीन खरीदते हो तो कभी कभी आप लोन पे भी खरीदते हो, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट में ना लिखा जाएगा कि इसने लोन लिया है उस जमीन के लिए और अब तक इतना ही पैसा दिया है. ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, देखो मैंने एक जमीन लिया, ठीक है, वो जमीन मैंने लोन पे लिया, ओके. अब मैंने लोन के जो ईएमआई है ना वो भरे नहीं है और मैं जमीन किसी और को बेच रहा हूँ, ठीक है, और उसको बोलता हूँ कि ये जमीन मेरे नाम पे ही है, इसका कुछ लोन वोन नहीं है, मैंने पूरा पैसा दे के लिया है. तो अभी उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने लोन लिया है? तो जब वो ये डॉक्यूमेंट लेगा ना तो डॉक्यूमेंट में लिखा रहेगा कि मैंने लोन लिया है क्या नहीं, समझा, और लोन लिया है तो पूरा भरा है क्या नहीं, ये पूरा जो लिखा रहता है ना उसमें दिया रहता है वो डॉक्यूमेंट में. तो कैसे यहाँ पे चीट करने का चांसेस कम है, समझा. तो ये जो 7/12 एक्सट्रैक्ट करना, ये एक फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट है जिसमें जिसका नाम पे वो जमीन है वो भी दिया जाता है, वो जमीन लोन पे है क्या नहीं वो भी दिया जाता है, वो लोन कितना रीपे किया है वो भी दिया जाता है, ठीक है. तो ये सब पूरा फॉर्मेलिटीज फुल प्रूफ होता है 7/12 एक्सट्रैक्ट में. अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टी कार्ड. प्रॉपर्टी कार्ड है ना, जब आप अर्बन एरिया में जमीन खरीदोगे ना तो आपको प्रॉपर्टी कार्ड लगता है, याद रखना. व्हेन यू बाय अ लैंड इन अर्बन एरिया यू रिक्वायर एन प्रॉपर्टी कार्ड. ओनरशिप ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड मतलब क्या, द लैंड व्हिच इज नॉट यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर is recorded on the property card, and this document showing ownership rights and the area of the property is made available from urban land records. ठीक है, मतलब आपको कैसे है कि ये आप अगर लोकल ऑफिस जो रहता है ना, गवर्नमेंट ऑफिस होता है, वहां पे जाएंगे तो आपको ये प्रॉपर्टी कार्ड का पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, किसके नाम पे है और कितना एरिया है. इट हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, दैट इज सिटी सर्वे नंबर, मतलब कौन से एरिया का है, तो सर्वे नंबर होता है, हर एक एरिया का सर्वे नंबर होता है. जैसे कि बुलुन में अगर आप जाएंगे तो देवी दयाल का अलग सर्वे नंबर होगा, साईधाम का अलग होगा, इफी नगर का सर्वे नंबर अलग होगा, डीएन नगर का सर्वे नंबर अलग होगा. फिर प्लॉट नंबर दिया रहता है कि वो कौन से एरिया में, अभी कैसे कि वो एरिया में बहुत सारे प्लॉट्स होते हैं तो प्लॉट नंबर दिया रहता है. अमाउंट ऑफ टैक्स मतलब वो एरिया में कितना टैक्स भरना है आपको. एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी एसेस, राइट टू एक्सेस मतलब कैसे है कि यहाँ पे कितना आप एरिया यूज कर सकते हो कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, वो भी है. बिकॉज गवर्नमेंट कैसे है, जब एक लैंड रखता है तो उसमें कुछ हिस्सा अपने लिए भी रखता है, ठीक है, और बाकी का सेलेबल रखता है, समझा. क्योंकि गवर्नमेंट अपने लिए क्यों रखता है, बिकॉज वहाँ पे अगर कुछ डेवलपमेंट करना है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जैसे कि बस स्टॉप बनाना है या रेलवे ट्रैक्स बनाना है, तो उस चीज़ों के लिए भी लैंड गवर्नमेंट रिजर्व करके रखता है. तो आप वहाँ पे कितना लैंड यूज कर सकते हो वो भी दिया जाता है, समझा, ताकि कैसे है कि कल को जाके वो गलती से और ज्यादा लैंड यूज ना करे. ओके, तो ये ना शहरों में होता है प्रॉपर्टी कार्ड. अभी देखो राइट हैंड साइड में ऑलवेज रिमेंबर दिया है, वो भी पढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज. रूरल लैंड यूज में क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करता है, क्लाइमेट, सॉइल, टाइप ऑफ स्लोप. टाइप ऑफ स्लोप मतलब है कि माउंटेन्स एरिया में आपको ज़्यादा घर मिलेंगे नहीं, ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं मिलेगा. इरिगेशन मतलब जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा है वहाँ पे आपको एग्रीकल्चर ज़्यादा मिलेगा, मतलब आपको वहाँ पे सेटलमेंट भी अच्छा मिलेगा. फैसिलिटीज़ मतलब क्या, हॉस्पिटल्स, बैंक, स्कूल्स, ये अगर आसपास में रहेगा तो भी अच्छा होगा. नेचुरल रिसोर्सेज भी मैटर करता है, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा वहाँ पे आपको लैंड यूज ज़्यादा मिलेगा, ठीक है. नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज. ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज मतलब कैसे है कि गवर्नमेंट अगर कोई नया पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है जिससे लैंड यूज बढ़ेगा तो वहाँ पर का लैंड यूज बढ़ता है. अर्बन लैंड यूज में अगर आप देखेंगे तो लोकेशन एंड साइट, नेचुरल रिसोर्सेज सेम, हाउसिंग डेवलपमेंट, आप सब जगह घर नहीं बना सकते, ठीक है. तो यहाँ पर कैसे है कि इफ यू कम टू अर्बन एरिया देयर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पे आप घर बना सकते हैं, ओके. तो ये जो फैक्टर्स है ये आपको टेक इनटू कंसिडरेशन. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, दैट इज लैंड यूज. तो आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ लैंड यूज और 7/12 एक्सट्रैक्ट और प्रॉपर्टी कार्ड के बारे में समझा. एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ.
Which type of document is required to buy a land in village? फटाफट आंसर देना. Which type of land is Which type of document is required to buy a land in village? 7 by 12. Okay. Which type of document is required to buy a non-agricultural land? फटाफट आंसर. तुम लोग का आंसर फटाफट नहीं आ रहा है. सोए क्या? प्रॉपर्टी कार्ड. ओके. ऐसा कौन सा लैंड है जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा? बैंक, रेसिडेंशियल एरियाज, कमर्शियल एरियाज. उस टाइप के लैंड को क्या बोलते हैं? द लैंड इन विच यू विल फाइंड एवरीथिंग. स्कूल, कॉलेज, हाउस, हॉस्पिटल्स. कौन सा टाइप का लैंड? Yes, everyone. Can you hear me now? Yeah, it is mixed land use. I have an internet issue, that's why I logged off. I think so. My lecture is done. The chapter is done. Okay.